मैं जिस संस्था से 11 साल काम करके आया था वहाँ पे ज़ीरो एम्फेसिस था। और यहाँ पे पहले दिन मुझे डायरेक्टर ने कहा कि हमें कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए कंसल्टेंसी करनी है, वो मेरी एसीआर का भी पार्ट है, परफॉर्मेंस का भी पार्ट है। और मैंने उनको बड़ा ऑनेस्ट वे में कहा, मैंने कहा सर मेरी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना और बच्चों की क्लासेस लेना, पेपर चेक करना और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जो देंगे आप विद इन द इंस्टीट्यूट वो मैं कर सकता हूँ, मैंने कभी इंटरेक्ट ही नहीं करा, मुझे पता ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसमें तो पिलफरेज के बहुत चांसेस हैं। अगर मुझे कोई इंडस्ट्री को मैं अप्रोच करता हूँ, वो कहते हैं कि हम कंसल्टेंसी 50,000 देंगे आपको, तो मैं बहुत कम पैसे इंस्टीट्यूट को दे सकता हूँ और हो सकता है कि मैं सारे ले लूँ और बताऊं भी ना कि कंसल्टेंसी है। तो वो हंसे और उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से कहा कि देखो ये आपकी डिसीजन है और मुझे भी ये पता है कि ये एक डायलेमा सभी के सामने आता है कि कंसल्टेंसी के अंदर कुछ शेयर जो होता है वो इंस्टीट्यूट को जाता है। और अगर आपकी इंटेलेक्चुअल कंसल्टेंसी है तो बड़ा इजी लगता है कि आप इंस्टीट्यूट को ना बताओ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूट को कुछ भी देते हैं वो प्लस है, और अगर मैं बहुत ज्यादा रूल्स टाइट कर दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा और सभी लोग कंसल्टेंसी प्राइवेट करना शुरू कर देंगे। ये एक कंसर्न उन्होंने शेयर करा। सेकंड कंसर्न उन्होंने, मैंने कहा कि सर जो चार्जेस हैं, अगर सपोजिंग मैंने कंसल्टेंसी के एक्स अमाउंट बोला, मान लो मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 50,000 ले रहा हूँ, कहीं मेरे पे ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठेगा कि सर आपने अनएथिकली चार्जिंग करी है, ये तो चार्जिंग 5 lakhs की थी और आपने 50,000 में प्रोजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि जो भी एज अ फैकल्टी आपको फुल इंडिपेंडेंस है, आप जो भी चार्जेस फिक्स करेंगे आई विल नेवर डिबेट और नेवर क्वेश्चन, क्योंकि कंसल्टेंसी आप दे रहे हो। सेकेंडली जो इंस्टीट्यूट है उसको तो प्लस ही मिल रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, माइनस नहीं है। तो ये चीजें डिस्कस करने के बाद, जो कि मेरे लिए एक बड़ा अवेयरनेस था और बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कंसल्टेंसी शुरू करते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे पास उस समय एक इंडस्ट्री के कोई पर्सन आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये हेल्प चाहिए। हाँ, और एक चीज मैंने डॉक्टर जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे पूछा, मैंने कहा सर फिक्स कैसे करना है? जब आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि आप फिक्स कैसे करोगे कि कितनी फीस देगा। तो कहते हैं आप मतलब अपना बड़ा सिंपल जो तरीका है कि आप एक आइडिया लगाओ कि आपका कितना समय लगेगा और पर डे आप कितना चार्ज करना चाहते हो। सपोजिंग आप कह रहे हो कि उस टाइम, आज से करीब 10-15 साल पहले, अगर आप से 10,000 रुपीज अ डे चार्ज करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मेरा टोटल जो मैन आवर्स लगेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 वर्किंग डेज, तो द कंसल्टेंसी वुड बी 30,000। अब मैंने कहा, मैंने अगर उसको 30,000 बोला और वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 15 ही दूंगा, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं आपको फिर भी आगे मूव अहेड करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है कि यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ ऑल्सो। और प्लीज रिमेंबर कि द रोल ऑफ कंसल्टेंसी इज नॉट टू अर्न मनी अलोन, इट इज टू हेल्प अदर्स ऑल्सो एंड मेक श्योर दैट योर स्किल्स आर ऑल्सो डेवलप। सो ही सेज कि a person may not trust you initially कि आपको वो फुल अमाउंट दे दे, एंड ही विल ऑलवेज नेगोशिएट, बी वेरी ओपन टू नेगोशिएशन, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। सो ऐसा ही हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट आए, मैंने उनको एक अमाउंट कोट करा, तो उन्होंने नेगोशिएट करा, मैंने बड़ा रिस्पेक्टफुली जो भी अमाउंट हुआ हम एक एमिकेबली एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अमाउंट पे पहुंचे और हमने कंसल्टेंसी करी। तो जो पहला चेक था वो डायरेक्टर नाइपर के नाम बना और बड़ा ऑनरेबली हमने वो चेक एक्सेप्ट करा, एंड दिस इज हाउ माय जर्नी इनटू कंसल्टेंसी स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअल, जस्ट फॉर गाइडिंग समबडी। उनकी प्रॉब्लम थी, मेरे पास नॉलेज थी और मैंने उनको हेल्प करा। और उसके बाद उसमें एक थोड़ा सा जो नेगेटिव चीज आई कि मुझे लगा कि मैंने कंसल्टेंसी दे दी है तो जो नेक्स्ट सैलरी चेक है मेरा, उसके अंदर कंसल्टेंसी का शेयर आ जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहाँ कंसल्टेंसी इंकरेज करी जाती थी, बट जो उसकी प्रोसेसिंग थी वो बहुत स्लो थी। जो हमें उसका शेयर आता था वो 6 मंथ्स के बाद आता था, क्योंकि एक कमिटी बनी हुई थी। वो कमिटी यूज टू मीट आफ्टर 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो जब तक आपके वो बिल्स नहीं प्रोसेस करती थी वो नहीं आता था। तो मुझे लगा कि ये एक लेकुना है, और जब भी हम कंसल्टेंसी देते हैं जो भी हमारा शेयर है वो जल्दी प्रोसेस होना चाहिए। तो इस इशू को एड्रेस करा, हमने टेम्पलेट्स बनाए और हमने प्रोसेसिंग फास्ट भी करी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू हुए। सेकंड चैलेंज जो मेरे सामने आया वो था मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी। मेरे पास कोई आया तो सिंगल है, बहुत सिंपल कंसल्टेंसी है,
सेकंड जो चैलेंज था कि सपोजिंग आपके पास इकोनॉमिक्स का भी पर्सन चाहिए, आपको मैनेजमेंट का भी चाहिए, आपको लैब टेस्टिंग भी करानी है, हाउ टू डू इट। तो उसके अंदर हमने देखा कि अ सिंपल प्रोजेक्ट प्रपोजल हैज टू बी मेड, हु विल डू व्हाट, और उसका क्या शेयर रहेगा। तो ये भी हमने सीखा कि हमें ज्यादा कोई लीगल या वो चीज नहीं थी, बट आपस में रोल डिफाइंड होना चाहिए, आज डिफाइंड होने चाहिए, और किसका क्या शेयर है ये डिफाइंड होना चाहिए। तो मैंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हैंडल करा जिसमें करीब 20 इन्वेस्टिगेटर्स थे, और इट वाज आउटसाइड द इंस्टीट्यूट आल्सो एंड विद इन द इंस्टीट्यूट आल्सो, विद इन नाइपर आल्सो, एंड वी हैड सम कंसल्टेंसी प्रपोजल के अंडर सम पीपल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी आल्सो। तो मैंने वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करा कंसल्टेंसी का, मैंने सबसे कोट्स ले लिए कि आपकी कंसल्टेंसी के क्या चार्जेस है। किसी ने मान लो 100 में से 20% बोला, किसी ने 30 बोला, किसी ने 50 बोला। एंड में टोटल करके मेरे पास एक फी आ गई जो कि मैंने क्लाइंट को बोल दी। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट के माइलस्टोन पूरे होते गए, तो वो फी पे होती चली गई, और वो प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा। जो 5 साल का काम था वो हमने 1 साल के अंदर खत्म करा, क्योंकि पैरेलल में सभी काम कर रहे थे और मैं उस कंसल्टेंसी को हेड कर रहा था। उससे हमें बहुत अच्छा एक नेशनल कंट्रीब्यूशन रहा। एक मेडिसिन थी अस्थमा की जो हमने सक्सेसफुली बनाई, दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो, और एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, तो हमारी जो नॉलेज है वो वाकई बहुत यूजफुल हो जाती है इंडस्ट्री के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और कंट्री के लिए। तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद ये भी लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो नेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो रहा कि जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे वर्ल्ड बैंक के साथ, तो हमारी जो एग्रीमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, 20-25 पेजेस की, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आप हैरान हो गए ये जान के कि जब मेरे पास वर्ल्ड बैंक की एग्रीमेंट आई, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे वो कितने पेजेस की थी। हमारे 22 से 25 पेज की एग्रीमेंट थी, एंड दैट एग्रीमेंट वाज जस्ट 2 पेजेस फ्रंट एंड बैक। वो टेम्पलेट मिलना मेरे लिए गोल्ड माइन था, और जब मैंने वो टेम्पलेट देखा आई वाज शॉक्ड। वो जो हम 22-25 पेज में नहीं कह पा रहे थे वो सिर्फ 2 पेजेस में उन्होंने खत्म करा। और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा थी, बैंक अकाउंट की, कब ट्रांसफर होगा, कितने पैसे किसको ट्रांसफर होंगे, किस पॉइंट पे होंगे, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा। वो इतना अच्छा टेम्पलेट था। तो वो मैं अपने डायरेक्टर से मिला, मैंने बताया, मैंने कहा सर ये एपीडब्ल्यू बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, और मैंने कहा सर ये मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ काफी ओपन माइंडेडनेस थी, डायरेक्टर ने उसको अप्रिशिएट करा। तो हमने 22 से 24 फॉर्म्स का जो हमारा टेम्पलेट था, वी रिड्यूस इट टू ओनली 2 पेजेस। उससे एफिशिएंसी बढ़ी। और जब मेरे जो वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात हुई, मैंने कहा सर ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है फॉर्म। तो उन्होंने मुझे समझाया कि डॉक्टर बंसल हम 50 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे टीम को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करने होते हैं। अगर 22-25 पेज की हम एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो फोकस है वो पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन पे है, एफिशिएंसी पे है, और उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए कि आपको लॉयर की जरूरत ना पड़े। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वर्क करना, जापानीज पेटेंट ऑफिस, कोरियन ऑफिस। हमने देखा कि उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो टेम्पलेट्स बनाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो नॉन प्रोडक्टिव टास्क में बहुत कम लगे। अगर मुझे किसी को कंसल्टेंसी देनी है और मेरा पेपर वर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ी देर के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये मेरा एक ब्रीफ वो था। उसके बाद 2013 में ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस मेरा जो टेन्योर था नाइपर में वो खत्म हो गया। और 2013 से लेके 2025 तक 12 साल हो गए। जिस चीज ने मुझे सस्टेन करा, रिस्पेक्ट दिलाई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आया, दैट वाज कंसल्टेंसी। ऑलरेडी बेस बन चुका था, और जैसे ही मैं फुल टाइम एंटर हुआ कंसल्टेंसी में, so we got a excellent opportunity and reception from the industry as well as academia. So I founded Bansal IP Associates as a consulting agency, and we are one of the very few consulting agencies not only in India but all over the world which is helping in the conversion of ideas to products.
We provide end-to-end support, which is known as translational research. And I'm grateful to all the faculty, my faculty colleagues, who have stood with me and provided immense support. So now I'll walk you through ये जो steps हैं वो मैं आपको walk through करता हूँ. पहली बात है, जब हम कंसल्टेंसी की बात करते हैं, कंसल्टेंसी होती क्या है? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगली अलाउड एंड इंकरेज्ड एक्टिविटी. हमारे यहाँ एक सोशलिस्ट माइंडसेट है. मैंने किसी टीचर से एक बार कंसल्टेंसी की बात करी, तो वो उनको लग रहा था कि मैं कोई पैसे की बात करी तो बड़ी डर्टी चीज बात कर रहा हूँ. वो बार बार मैंने उनसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट करना है तो प्लीज आप बताइए, तो कह रहे नहीं हम तो पैसे नहीं लेंगे. तो मैंने कहा पैसे नहीं लोगे तो हम एग्रीमेंट कैसे कर पाएंगे? तो कह रहे नहीं देखो हमारा काम तो बच्चों को पढ़ाना है, हम तो फ्री पढ़ाते हैं, ये करते हैं. तो मैंने देखा एक सोशलिस्ट माइंडसेट था जिसके अंदर अर्निंग मनी वाज एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी. तो वो हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ा. हमने कहा ये लीगली अलाउड है, आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे. और हमने देखा बहुत सारे टीचर्स और फैकल्टी के माइंडसेट ये था कि आस्किंग और अर्निंग मनी इज वेरी अनएथिकल. जबकि हमने देखा कि ग्लोबली कंसल्टेंसी इज अ रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविटी, इट इज अ लीगली अलाउड एंड encouraged एक्टिविटी for faculty in higher education institutes to help MSMEs and to earn extra money over and above the salary. So ये जब चीज हमें समझ में आई तो हमारे लिए इजी हो गया उनको इन्वॉल्व करना प्रोजेक्ट्स में. अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं कंसल्टेंसी के. इट हेल्प्स यू टू अर्न एक्स्ट्रा मनी विच इज अबव सैलरी फॉर यू एंड इंस्टीट्यूट बोथ. आजकल हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि कॉलेजेस सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए, 5-10% रेवेन्यू आप अर्न करो. तो जब आप कंसल्टेंसी में सभी लोग करते हैं तो अगर इंस्टीट्यूट का 10% शेयर भी होता है और करीब 20-25 लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो वो सभी का 10-10% मिला के एक अच्छा अमाउंट हो जाता है एंड इट हेल्प्स टू सस्टेन. सेकेंडली जो करियर कंसल्टेंसी है, इट इज पार्ट ऑफ योर करियर असेसमेंट. It improves your assessment, improves NIRF ranking of the institution. और सबसे जो critical point है, बहुत सारे लोगों आजकल health हमारी because of the changes in lifestyle. So unlike earlier times, we find that people who retire at 60 or 65, they are still very active. Those who want to diversify, so it offers a very good opportunity of self-employment after retirement, post-retirement opportunity to share experience and learning. Another hidden benefit was that it drastically improved teaching and helped in student placements. So now probably आपने नहीं सोचा होगा कि जब हम कंसल्टेंसी करते हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं होते, उसके बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स हैं. आपके लिंकेजेस बनते हैं टीचर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ. और मैं अपने बारे में खुद ये कहना चाहूँगा कि जब से मैंने कंसल्टेंसी शुरू करी मेरी टीचिंग में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया. बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे थे उसका कोई लेना देना नहीं था रियल लाइफ से. जब हमने कंसल्टेंसी करी हमें डांट पड़ी. मतलब हमें एक इंटरेक्शन में किसी इंडस्ट्री वाले ने अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, झाड़ा. वो कहता है डॉक्टर साहब आप क्या पढ़ा रहे हो, ये आपका तो सिलेबस ही आउटडेटेड है, 10 साल पुराना है. तो जब उन्होंने हमें वॉक थ्रू करा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तब हमने जाके अपना सारा सिलेबस बदला, उसमें प्रैक्टिकल्स इंट्रोड्यूस करे और हमारा जो ग्रेजुएट्स थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको इंडस्ट्री रेडी बनाया. हमारी प्लेसमेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. बट ये सारा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हमने कंसल्टेंसी करी, हमें इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स पता लगा, उन्होंने हमें रियलाइज कराया कि आप कहाँ गैप है और उस गैप को हमने ऑनेस्टली फुलफिल भी करा. सो ये जो चीज़ें हैं ये इनको क्वांटिटेट करना बड़ा मुश्किल है कि अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको जो करियर ग्रोथ में बेनिफिट्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, वो प्राइसलेस है. अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टार्ट कैसे करें. डॉक्टर बंसल ने तो बता दिया कंसल्टेंसी इजी है, ये भी बता दिया कि आप खुद फी तय कर सकते हैं. स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप अपने संस्थान का, अपने इंस्टीट्यूट की कंसल्टेंसी पॉलिसी चेक करिए. अगर वो एग्जिस्ट करती है फाइन, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप एफर्ट्स कीजिए और एक कंसल्टेंसी पॉलिसी बनाइए. आप ये जान के हैरान होंगे कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 99% यूनिवर्सिटीज़ की कंसल्टेंसी पॉलिसी बनी हुई है, बट कॉलेजेस की नहीं बनी हुई, लेकिन वो अडॉप्ट कर सकते हैं. तो मैंने डॉक्टर जयंती के साथ एक मॉडल कंसल्टेंसी पॉलिसी का कंसेप्ट इनिशिएट करा और इसका आइडिया हमें मिला था अगेन वर्ल्ड बैंक से. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने देखा कि जब आप मल्टीपल कंट्रीज में
ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए रूल्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया ग्लोबल लेवल पे कि आप एक मॉडल रूल्स या मॉडल टेम्पलेट दे दो विद द फ्रीडम टू द रिस्पेक्टिव कंट्री कि आपने इसको जैसे मॉडिफाई करना है कर लो। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट मॉडिफाई। सो हमने सोचा कि अगर हम एक मॉडल कॉलेज कंसल्टेंसी पॉलिसी बना देते हैं और उसको बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्रिस्टलाइज होके आता है, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और वो टेम्पलेट हम सभी के साथ शेयर भी करेंगे। सो ये तो बात हुई कंसल्टेंसी पॉलिसी की। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने स्किल्स और एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें आप कंसल्टेंसी ऑफर कर सकते हो, और आपको क्लाइंट से बात करनी है, आपको खुद को मार्केट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ बात कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, उनके लिए मैनर्स और एटिकेट्स वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स कर सकते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो फैकल्टी के लिए बहुत इजी है बट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो विलिंग है पैसा देने के लिए, प्रोवाइडेड उनको पता लगे कि कंसल्टेंट्स कहाँ हैं। इसमें एक और चीज मैं मिस कर गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसल्टेंसी पॉलिसी बनाना और एक हैंडबुक ऑफ कंसल्टेंट्स बनाना, जिसके अंदर हैंडबुक ऑफ फैकल्टी बनाना, जिसके अंदर ये बताना कि कौन किस एरिया में कंसल्टेंसी दे सकता है। वी वर द एडवाइजर्स टू चितकारा यूनिवर्सिटी फॉर ऑलमोस्ट 5 years। उनका हमने इनोवेशन का इकोसिस्टम सेटअप करा, उनकी कंसल्टेंसी पॉलिसी हमने बनाई बंसल आईपी एसोसिएट्स ने, और हमने फर्स्ट 6 months के अंदर ही एक कंसल्टेंसी हैंडबुक तैयार करवा दी थी। किसका क्या स्किल सेट है पीडीएफ में बनाई, और हमने इंडस्ट्री में उसको पूरा सर्कुलेट करा। और आप हैरान होगे कि बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हुए जो कि कंसल्टेंसी जिसकी जरूरत थी, बट इंडस्ट्री उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। सो पॉलिसी बनाना और एक कंसल्टेंसी हैंडबुक बनाना ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि कंसल्टेंसी किस तरह की होती है। 2 तरह की होती है, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल या इंटेलेक्चुअल और एडवाइजरी कंसल्टेंसी। इसके अंदर क्या है कि सिर्फ आपका नॉलेज यूज हो रही है, तो इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज नहीं यूज हो रहे। मीटिंग और डिस्कशंस होती है, लिटरेचर रिव्यू हो गया, लेक्चर टू स्टाफ हो गया, ऑन साइट वर्कशॉप हो गया, लाइब्रेरी फैसिलिटीज जनरली फॉल करती है एडवाइजरी कंसल्टेंसी में। सेकंड होती है जनरल कंसल्टेंसी, जिसके अंदर आपके लैब रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप यू नो इसके अंदर आप करिए, डाटा जनरेट करिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि मेरी इसको कैसे डिजाइन करना है कंसल्टेंसी को, तो जो भी आपके कंसल्टेंसी के इंचार्ज हैं या कंसल्टेंसी की आपकी कमेटी है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आप उनसे क्लैरिफिकेशन जरूर लें। मेरा एक सभी को एडवाइस है कि कभी भी डाउट में कोई काम मत शुरू करें, बिकॉज काम करने के बाद बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है अगर वो इशू ब्लो अप हो जाए, आप पे बहुत सारी एलिगेशंस आ जाती हैं जबकि आपने ऑनेस्टली काम करा है। तो इसलिए अगर कोई भी डाउट हो उसको रिटर्न में उसकी क्लैरिफिकेशन लें, मिलें कंसर्न पर्सन से, और कोशिश करें कि जब भी कोई प्रपोजल आपका बने तो वो क्रिस्टल क्लियर हो कि इसमें एडवाइजरी कंसल्टेंसी कितने % है और जनरल कंसल्टेंसी कितनी है, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में क्या डिफरेंस है। और इसमें कुछ लोगों ने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करा हुआ है। 90% कंसल्टेंसी मेरे हिसाब से जो कॉलेजेस वगैरह में होगी वो एडवाइजरी के रोल में ही होगी, खास करके ह्यूमैनिटीज ग्रुप में। साइंस में कई बार कुछ टेक्निकल कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ सकती है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज हो, तो उसके अंदर अगर हम केमिकल्स कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट इंडस्ट्री से ले लेते हैं तो बाकी कॉस्ट है वो फिर से एडवाइजरी में चले जाती है। सो ये केस टू केस हम कर सकते हैं और कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक एडवाइजरी कमेटी में बहुत सी यूनिवर्सिटीज ना मेंबर रखती हैं, तो क्या उसको दैट इज विदाउट ऑनरेरियम, कैन वी काउंट दैट इन अंडर कंसल्टेंसी? मैम जो कमिटीज का वर्क होता है एकेडमिक वर्क के लिए, उसके अंदर जो ऑनरेरियम होता है वो कंसल्टेंसी नहीं माना जाएगा, वो आपकी एक असाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। विदाउट मतलब कि मनी हैज टू बी इन्वॉल्व? हाँ, मनी हैज टू बी इन्वॉल्व, देयर हैज टू बी ए क्लाइंट, और आपके एक एग्रीमेंट बनेगी जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। सो मैं एक पॉलिसी भी शेयर करूंगा जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन दी हुई है दैट taking exams or honorarium or delivering lectures, that will not be counted as consultancy, या that will be regarded as academic activity. लाइक But सम if you ऑफ give द a lecture to an industry or conduct a workshop for industry under consultancy, that will be consultancy. ओके ओके, थैंक यू। Yeah.
May I continue? Okay. Yes sir, sure. So now we come to the second part कि हम कंसल्टेंसी की प्राइसिंग कैसे करें। मतलब अब हम दो लोग हैं, मैं इंडस्ट्री की तरफ से हूँ और आप अकेडमिया में हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये काम करवाना है और आप मुझे बता ही नहीं पा रहे। मेरे साथ 2-3 बैड एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे हमने कुछ लोगों को, इंडस्ट्री को मैंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं आता, वो दूसरे पर्सन है। मैं उनसे मिला नहीं था और जब इंडस्ट्री आ गई तो उन्होंने अपना स्कोप ऑफ वर्क बता दिया, फैसिलिटीज देख ली हमारे इंस्टीट्यूट में, नाइपर में, और उन्होंने कंसर्न पर्सन से कहा कि आपकी फैसिलिटीज बहुत पसंद है। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, प्राइसिंग की। आप हैरान हो जाओगे, हम 3 घंटे लगे रहे। जो कंसल्टेंट था ही वॉज अनेबल टू ऑफर एनी प्राइस, और वो पूरा का पूरा हमारा एफर्ट फेल हो गया। वो बार बार पूछते रहे कि आप हमें चार्जेस बताइए, चार्जेस बताइए। तो वो कभी इधर कभी उधर, और हमारा वो पूरा जो एफर्ट था इट केम टू जीरो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि हमें प्राइसिंग ऑफ कंसल्टेंसी पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको कैसे प्राइसिंग करनी है ये पता होना चाहिए। और वो जो फैकल्टी थी उन्होंने लाइफ में कभी कंसल्टेंसी नहीं करी थी, ये इनका पहला एक्सपीरियंस था, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर अस। तो उसके बाद हमने ट्रेनिंग करी, जो हमारे बाकी लोग थे कंसल्टिंग के उनके साथ करा, और हमने ग्रुप बनाया नाइपर में कि कंसल्टिंग की कॉस्टिंग कैसे करते हैं। सो दैट केम आफ्टर द वन प्रोजेक्ट फ्लॉप। तो पहला इसमें 5 स्टेप्स है जब आप प्राइसिंग करते हैं। पहला और जो प्रथम स्टेप है वो है कि स्कोप ऑफ वर्क। आप ये देखेंगे कि अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, मान लो आपने कहा कि 1 लाख रुपीज मैं कंसल्टेंसी लूंगा और आपने स्कोप ऑफ वर्क नहीं एंड करा, तो एंड में डिस्प्यूट हो जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं जी आपने तो ये कहा था इतना काम करना है, आप कहोगे मेरे हिसाब से काम खत्म हो चुका है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि स्कोप ऑफ वर्क क्या था, उसका डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो हमेशा स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करें, राइटिंग में लेकर आए। उसके बाद आप डेज वर्कआउट करें कि कितने होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 डेज। और अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी देख लें पर डे के हिसाब से। अगर आपकी सैलरी 90,000 है 30 डेज की, तो 30 डेज का ये मतलब हुआ कि आपकी सैलरी पर डे हुई 90,000 डिवाइडेड बाय 30, विच इज 30,000 पर डे। और अगर आपका 10 डेज का कोट है, वर्किंग है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये हो गया 10 डेज इंटू 3,000, दैट इज 30,000। तो अब आपकी नेगोशिएशन होती है तो आपको एक मार्जिन रखना है। पहले क्या हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी कर रहा था, आई वॉज वेरी रिजिड। अब मैंने क्लाइंट को कोट दिया 30,000 का, और वो क्लाइंट कह रहा है कि जी मैं तो 20 दूंगा, तो मैं मना कर देता था। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ फैकल्टी थे जो बहुत सीनियर थे, देवर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। तो जब फीडबैक गया कि डॉक्टर बंसल कंसल्टेंसी के लिए मना कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि डॉक्टर साहब आप समझने की कोशिश करो, चाहे 30,000 है या 20,000 है, इट इज ओवर एंड अबव योर सैलरी, इट इज प्लस। यू आर देयर इन द इंस्टीट्यूट ओनली, आपको जो भी पैसे आ रहे हैं वो प्लस है। प्लस जो भी आप क्लाइंट को दोगे, यू विल क्रिएट एन इम्प्रेशन, आपकी ब्रांडिंग होगी। उसके बाद वो क्लाइंट और भी भेजेगा आपको, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इसमें तो लॉस हो जाएगा। तो देन ही एक्सप्लेन कि जब भी आप इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंसी देते हो उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी सैलरी नहीं डिडक्ट होगी, इट इज ओवर एंड अबव द सैलरी, तो यू हैव टू वर्क इन अ रीजनेबल मैनर। सो वो मेरे लिए एक बड़ा लेसन था। उसके बाद मैंने अपना एटीट्यूड चेंज करा, आई बिकेम प्रोएक्टिव। कई जगह हमने फ्री कंसल्टेंसी भी दी जहाँ इंडस्ट्री ने कहा, और हमें रिवॉर्ड भी मिला, उसका 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिला। हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने प्लेस करा, अवार्ड्स मिले, रिकॉग्नाइज करा। बट वो चीजें प्राइसलेस थी। तो शायद अगर हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते तो गड़बड़ हो जाती। तो प्रिकॉशंस क्या हैं कंसल्टेंसी में? तो प्रिकॉशंस बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज गलती सबसे होती है, और वो बड़े बिटर लेसन्स हो जाते हैं कई बार। तो डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क इन राइटिंग, define the measurable outcomes, give timelines, give milestones for payments after work is complete। ये 5th point बहुत ही ज्यादा important है। take a certificate from the client that consultancy is over and he or she is satisfied। always take some token amount as advance for work initiation, don't initiate work without approval।
अभी करीब 1 साल पहले मेरे साथ एक दो बड़े बिटर इंसिडेंट्स हुए। दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हाईली रेप्यूटेड, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो इतनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनीज हैं कि उनके साथ जुड़ना ही बड़ा प्रेस्टिजियस है। तो हमें एक वर्बल ऑर्डर आया कि सर ये काम कराना है और आप कंसल्टेंसी शुरू कर दें। तो हमने कहा आपका हमें ऑर्डर नहीं आया, कि नहीं सर वो तो आ जाएगा। और जो पर्सन मेरे से बात कर रहे थे वो बहुत सीनियर लेवल पे थे। हमने काम शुरू कर दिया, एम्प्लॉयज हायर कर लिए और ऑलमोस्ट 30-40% काम कर भी दिया। करने के बाद उनके यहाँ कुछ चेंजेस हुए, कुछ लोग रिटायर हो गए, देयर वाज टर्मोइल एट द टॉप, और सडनली सारी कम्युनिकेशन बंद हो गई। तो जो कंसर्न पर्सन थे उनको हमने फोन करा कि सर हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयज हायर करे हुए हैं एंड वी हैव बर्न्ड अ लॉट ऑफ कैश व्हिच इज रनिंग इनटू लैक्स ऑफ रुपीस। सो आप प्लीज हमारा जो काम हो चुका है उसकी पेमेंट कर दीजिए। अब उस बात को 1 साल हो गया है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस अभी भी चल रही है। जिन लोगों को हमने पैसे देने थे उनके पैसे रुके हुए हैं, बट जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि उनसे ज्यादा गलती हमारे से हुई है एज कंसल्टेंट्स, कि हमने ना उनसे एडवांस लिया और ना हमने एग्रीमेंट साइन करा। वो हमने एक गुड फेथ पे काम करा, और दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल डिसीजन फॉर अस इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड जो हमारे साथ एक मिस्टेक हुई कि हमने एक मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट लिया। हमारी फर्म में कुछ एक्सपर्टीज नहीं थी, तो हमने कुछ रेफरेंसेस लिए। तो किसी ने कहा कि ये पर्सन बड़े एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात की और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि ठीक है हम काम कर देंगे। और उनको हमने ऑनबोर्डिंग करा और प्रोजेक्ट ले लिया और उनको पेमेंट भी कर दी। अब क्या हुआ कि जो वो कंसर्न पर्सन थे, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल इनफ, और वो काम नहीं करवा पाए जिसकी उन्होंने कमिटमेंट करी थी। अब जिस क्लाइंट को हम कंसल्टेंसी दे रहे थे वो हमारे ऑफिस आए और उन्होंने कहा जी मेरे से वापस कीजिए आप, क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। अब हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन होगी कि वो जो पैसे हमने आगे दिए थे एज पार्ट ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, वो पैसे हमें अपने क्लाइंट को वापस करने पड़े अपनी पॉकेट से। और जब हमने जिस पर्सन को दिए थे, हमने बड़ा रिस्पेक्टफुली उनसे कहा, हमने कहा कि आपने एक कमिटमेंट की थी, नहीं हो पाया, डजेंट मैटर, बट प्लीज रिटर्न आवर एडवांस विच वी गिव टू यू बिकॉज यू हैव बीन अनेबल टू डू द वर्क। आप हैरान हो गए कि इट टुक मोर देन 1 year टू गेट द मनी बैक विच वॉज अगेन रनिंग इन टू लैक्स ऑफ रुपीज। तो जब आप कंसल्टेंसी की बात करते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस कॉमन सेंस पे बेस्ड है। थोड़ी सी आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि स्कोप ऑफ वर्क, माइलस्टोन्स डिफाइंड होने चाहिए और एक छोटा सा टोकन अमाउंट होना चाहिए एज एन इनिशिएशन अमाउंट। और अगर आप नहीं कर पाते तो उसके अंदर कोई रिफंड का या वापस करने का भी प्रोविजन होना चाहिए, या कुछ फेल हो जाता है कितने परसेंट डिडक्ट होगा ये करना है। तो आप जितना ओपन माइंडेडनेस और ऑनेस्टी के साथ वर्क करेंगे उतना आपको ज्यादा आपका ट्रस्ट बनेगा मार्केट के अंदर। सेकेंड चीज है मैनर्स और एटिकेट्स की। हमारे लिए 15 साल की जर्नी, ऑलमोस्ट 15 से 20 साल की जर्नी हो चुकी है। 2006 में हमने कंसल्टिंग शुरू करी थी, जिसके अंदर मैंने लेटर ज्वाइन करा। और ऑलमोस्ट 20 years के एक्सपीरियंस के बाद हमें रियलाइज हुआ कि जो कंसल्टिंग है वो आपको बड़े प्रोफेशनल तरीके से करनी चाहिए। हमारे लिए बड़े पेक्यूलियर एक्सपीरियंसेस रहे। हमें क्लाइंट को एक इंस्टीट्यूशन में लेके गए एज पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी, और बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का। और वो बड़े अच्छे वाइब्स और रिस्पेक्ट के साथ उस इंस्टीट्यूट पे गए। लेकिन जो कंसर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने सैलरी को लेके एंड ऑल दोज नेगेटिव फीलिंग्स ही वाज हैविंग अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, दैट ही स्टार्टेड लिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द client who had come for consultancy. So probably the client was not the right forum. अगर आपको कोई ग्रीवेंस थी, मे बी आपके डायरेक्टर, आपके रजिस्ट्रार, आपके एचओडी, दैट वुड हैव बीन द करेक्ट फोरम कि मुझे ये पेन पॉइंट्स है, आप इनको सॉल्व कीजिए। उससे क्या हुआ, क्लाइंट था जो वो डिमोरलाइज हो गया बहुत ज्यादा। तो एज पार्ट ऑफ मैनर्स एंड एटिकेट्स यू शुड मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। आपको कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या कि आपकी सैलरी कम है वो नहीं करना। सेकेंडली, आपको अपनी डिग्निटी और वैल्यू क्लाइंट के सामने जरूर रखनी चाहिए। आप एक पीएचडी हैं, क्वालिफाइड है, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपकी कमांड है आपके सब्जेक्ट पे, तो आपको डिग्निटी और वैल्यू अपने फ्रंट क्लाइंट के आगे रखनी है और प्रोफेशनल एटीट्यूड से बात करना है। बी जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल, नेवर फाइट विद क्लाइंट ऑन चार्जेस, कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली।
आप बड़ा रिस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं। सपोजिंग अगर आपने एक बजट 5 या 10 लाख रुपीज का दिया है और क्लाइंट कह रहा है कि ये 50,000 में कर दो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसमैच है। यू विल बी शॉक टू नो कि कंसल्टेंसी के अंदर कोई वो नहीं है, व्हाट यू कॉल, जैसे आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, टेलीविजन ले रहे हैं, तो यू कैन कंपेयर प्राइसेस। बट आप कंसल्टेंसी में देखेंगे कि कई बार वेरिएशन 100% हो जाती है। कोई आपको 1 लाख कोट कर रहा है, उसी काम का कोई 5 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख भी बोल रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट मोर और लेस अगर आपका डिविएशन आती है, ट्राई टू अकोमोडेट द क्लाइंट टू द बेस्ट पॉसिबल वे। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको बड़ा रिस्पेक्टफुली मना करना है, कभी भी फाइट नहीं करना। और कभी भी आप छोटी चीजों के लिए बैग मत करें। हमारे यहाँ एक काफी अच्छा कंसल्टेंसी असाइनमेंट आया और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि जब वो क्लाइंट जाने लगा तो उसने कहा कि सर आप पेन और पेपर हमें 2 रिम पेपर के दे देना, और सारा इंप्रेशन खराब हो गया। तो हमें ये साइकोलॉजी नहीं समझ आई कि अगर आप किसी से एक अच्छा अमाउंट ले रहे हैं तो प्रिंटिंग पेपर पेन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये हमें नहीं समझ आया। तो मुझे लग रहा है कि कई जगह आपको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है। चाहे आप उसमें बफर कर दें जो आपके कंज्यूमेबल की कॉस्ट है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ट्रैवल का। मेरे पास प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर मुझे आउट ऑफ माय सिटी ट्रैवल करना था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आपका जो कंसल्टेंसी अमाउंट है, तो मैंने उसमें बोला इसमें ट्रैवल चार्जेस एक्सक्लूडेड है, ट्रैवल और स्टे। तो जब भी मुझे ट्रैवल करना होगा, मुझे टैक्सी या एयर ट्रैवल आपने देना है और स्टे का अरेंजमेंट आपने करना है। तो कह रहे हैं कि नहीं, इंक्लूड करो। तो मैंने इंक्लूड कर दिया। आप ये जान के हैरान हो गए कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आया मीटिंग्स का और ट्रैवल का, दैट एक्सीडेड द टोटल कंसल्टेंसी अमाउंट। दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट बिकॉज आई नेवर रियलाइज द बजटिंग वाज रॉन्ग। सो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली, अगर आप कह देते हैं कि जब भी ट्रैवल होगा और जो वो एक्स्ट्रा होगा, तो आपका जो बजट है वो फिक्स्ड रहता और जो आपके एक्सपेंसेस थे वो कंपनी बेयर करती। काफी बार हमने ये भी करा कि आपको इंस्टीट्यूट से पिक करना है तो आप गाड़ी भेज दीजिए। तो दे यूज्ड टू सेंड अ ड्राइवर एंड कार, वी यूज्ड टू गो फॉर द कंसल्टेंसी विजिट एंड दे यूज्ड टू गेट अस ड्रॉप्ड। बट अगर हमें अपनी कार लेके जानी होती थी तो उसमें अगेन ऑप्शंस थे। कई बार हम जो अपनी कार लेके जाते थे उनको चार्ज नहीं करते थे बिकॉज वी वर गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट एज कंसल्टेंसी, और लोकल इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लोकल अमाउंट को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। बट ये छोटी चीजें हैं जो आपको एंटिसिपेट करनी चाहिए। सो सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रैवल, लोकल टैक्सी ट्रैवल और योर ओन कार, वेदर विजिट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड और नॉट। और कभी भी आप पर्सनल इश्यूज या मत डिस्कस करें और किसी की पर्सनल लाइफ में जाने की मत करें। मेंटेन अ हेल्दी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो ये जो चीजें हैं मैनर्स और एटिकेट्स का पार्ट है। मे बी आपकी जब रिलेशनशिप डेवलप हो, इट इज प्योरली योर डिस्क्रिप्शन, आप उसको कितना पर्सनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, कितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं। बट फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन जब हम लेने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट होता है। जो डिस्कशन पर्सनल में होना चाहिए था वो प्रोफेशनल में होना चाहिए था, वो पर्सनल की तरफ चले जाता है। और जो आप काम के जुड़े हैं, जिस चीज के लिए क्लाइंट आया है, वो डिस्कस ही नहीं हो पाता। तो ये धीरे धीरे कुछ टिप्स एंड जो हमने सीखी है। तो ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, प्रोसेसिंग योर कंसल्टेंसी अर्निंग। आपने कंसल्टेंसी में स्किल आइडेंटिफाई करी, आपने क्लाइंट्स भी ढूंढ लिए, उनके साथ सेटल भी कर लिया, प्रोजेक्ट भी हो गया, अब आपका चेक है जो वो कॉलेज में आ गया। अब आप हैरान होगे जान के, हमारे पास एक प्रोफेसर थे, उनको कम से कम हमने 10-15 कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स दिए। और प्रोजेक्ट्स देने के बाद वो इतने ज्यादा बिजी थे कि वो जो साइन करते थे वो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा ही नहीं कराते। तो अब क्या हुआ कि अचानक उनका फोन आया कि मेरा ये पेपर नहीं मिल रहा, वो पेपर नहीं मिल रहा। तो हमने कहा हम तो आपको दे चुके हैं पेपर्स। तो पता लगा कि ही हैज नेवर सबमिटेड हिज कंसल्टेंसी क्लेम्स फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स। सो ऐसा मत कीजिए। जब भी आपकी कंसल्टेंसी ओवर होती है, अपना क्लेम इमीडिएटली सबमिट करें कॉलेज में या ऑफिस में। डोंट डिले इट बाय मंथ्स एंड ईयर्स। प्लीज रिमेंबर इट इज टैक्सेबल इनकम। आपको अपनी इनकम में दिखानी है, उसको हाइड करने की कोशिश मत करें।
कई बार अगर आप उसको ठीक से ठीक टाइम पे नहीं करेंगे तो वो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, राइट। सो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेमेंट आई होती है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और क्लेम आगे कर रहे हैं, तो वो आपको फिर गाइडेंस लेनी पड़ेगी सीए से। आपकी डिसबर्समेंट कब होती है, कैसे, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और टाइमली सबमिट करें। बी ऑनेस्ट एंड लिबरल व्हेन डूइंग कंसल्टेंसी, इट पेज इन द लॉन्ग रन, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड गुडविल। और अपनी कंसल्टेंसी को जरूर डॉक्यूमेंट करें। मैंने अपने पूरी कंसल्टेंसी की जर्नी में सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ जहां हम कंसल्टेंट के पास गए और उसने पूरी कंसल्टेंसीज की लिस्ट हमारे सामने रख दी। मेरे पूरी जर्नी में सिर्फ एक इंसिडेंट है जहां जो कंसल्टेंट था, जितनी देर हम उनके ऑफिस में बैठे तो उन्होंने कहा ये मेरी कंसल्टेंसी लिस्ट है जिनको मैंने कंसल्टेंसी दी है। वो इतना वेल डॉक्यूमेंटेड था और उसमें इतना अच्छा फीडबैक था कि हम वही कन्विंस हो गए कि हमें जो भी काम करवाना है इन्हीं से कराना है। तो अपना प्लीज डॉक्यूमेंट करें कंसल्टेंसी को और हमेशा उसको अपनी एसीआर या एपीआर में इंक्लूड करें। अपने क्लाइंट से हमेशा टेस्टिमोनियल लीजिए, दे विल हेल्प यू इन मार्केटिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन आता है कि आप अपने को मार्केट करना चाहते हैं, नोबडी नोज कि आप गोविंदगढ़ में हैं, आप में बहुत टैलेंट है, वहां बैठे हैं, वहां तक पहुंचेगा कैसे कोई। तो यू रीच आउट, talk to potential clients, share your visiting cards, ask what problems they are facing, how you can help. So reaching out is a very very important part of your consultancy. हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जिस भी सिटी में होती है वहाँ पे 5-6 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमारे यहाँ पे करीब चंडीगढ़ में 6-7 ऑर्गेनाइजेशन हैं। वन इज फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन वी हैव गॉट मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पंचकुला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। देन वी हैव गॉट पंजाब हरियाणा दिल्ली पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। We have also got CII, which is Confederation of Indian Industry. So बहुत सारी एसोसिएशंस है जिसपे आप अपना हैंडबुक शेयर कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं कि सर हम कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, किस एरियाज में आपके पेन पॉइंट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें। और कुछ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड एक consultancy.org, ये एक पूरी फैमिली है। और consultancy.in, दिस इज पार्ट ऑफ consultancy.org। दिस इज एन इंटरनेशनल फैमिली ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर द कंसल्टिंग इंडस्ट्री। उनके जो consultancy.org के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सर्व करते हैं यूएस को, कनाडा को, यूरोप को, यूके को और नीदरलैंड्स को, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया मार्केट। सो consultancy.org एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके अंडर consultancy.in आता है। और ये मतलब जो आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ये consultancy.in और ये इनका कॉन्टैक्ट है और नीदरलैंड्स का इनका ऑफिस है। देन हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत पुराना, 1986 में शुरू करा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रमोट और डेवलप करना कंसल्टेंसी प्रोफेशन पूरे कंट्री में, राइट। और ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, अगर आप गूगल में करेंगे तो कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर का वेबसाइट खुल जाएगा। मुकुल कंसल्टेंट्स ग्रुप है, 37 years old, दिस इज बेस्ड इन नोएडा इन उत्तर प्रदेश। एंड mrsolvo.com है, ये कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं। इनका फोन नंबर है, ईमेल है और वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, mrsolvo.com। पीपल पर आवर, ये भी एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी ग्रुप है। पीपल पर आवर, दे आर पेड, दिस इज अ यूके बेस्ड कंपनी जिसका फंक्शन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस एक्सेस देना फ्रीलांस वर्कर्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है और ये 2007 में बना था, फाउंडेड इन द ईयर 2007। देन अपवर्क है, दिस इज एन अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाउंडेड इन कैलिफोर्निया, 2013 में बना। हेडक्वार्टर्स आर इन कैलिफोर्निया और पालो आल्टो।
and Mr. Sheth is the founder, and Sanjay. Indians are there, and it was founded in 2015, and they have more than 600 employees. Then Freelancer, this is an Australian freelance marketplace website which allows potential employers to post jobs that freelancers can then bid to compete. 2019's total employees is 470. So you can see the importance. Then Israeli multinational marketplace है freelance services के लिए based in Tel Aviv in Israel. 2010 787 employees. Then we have got Guru.com, founded in 98 by Inder Buglani and based in Pittsburgh in US. And it was initially known as eMoonlighter.com. Now it is known as Guru.com. It's a freelance marketplace. So how to be a good consultant? What are the tips? मैंने जो आपको tips दी, this is based on almost a 20-year journey, 2 decades of consulting work. But वो जो मेरे experiences थे, मेरी तरफ से tips आई, वो based on my experiences as a consultant. There are other people, other organizations जो बहुत सारी tips देती है, तो I have just compiled them for you कि आपके लिए useful रहे, आपका interest create हो विकसित भारत की contribution करने में. तो वो क्या tips है अच्छे consultant बनने के लिए, तो वो बहुत सारी tips दी हुई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं. I'll be sharing my presentation. I'll be emailing it to Dr. Neena, and Dr. Jayanti already has it. तो आप इसको यूज करें. अब क्वेश्चन आता है कि पहला कदम कैसे लें? हाउ शुड वी टेक द फर्स्ट स्टेप? आई वुड लाइक टू सजेस्ट some very easy areas of consultancy for our esteemed consultants, faculty members in colleges. Improvement of English speaking skills of staff of industry. This is a very very important area. You can design a short term course, skill course, और उनकी स्पीकिंग स्किल्स, एटिकेट्स और मैनर्स इंप्रूव कराने का आप कर सकते हैं. तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इंडस्ट्री के इम्पैक्ट का. एवरी इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज विच कैन इंप्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मैनर्स एंड एटिकेट्स. सो इंग्लिश स्किल इंप्रूव कराना और मैनर्स और एटिकेट्स की ट्रेनिंग देना, ये 2 एरियाज हैं. तीसरा बड़ा इजी एरिया है कंटेंट राइटिंग. हम सभी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनमें डिजाइनर्स होते हैं. तो कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग बहुत एक्सपेंसिव वर्क माना जाता है, बट अगर ये कोई फैकल्टी करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल हो जाता है. चौथा जो एरिया है, हमारे यहाँ साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के अंदर. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्टिंग फॉर इंडस्ट्री स्टाफ. जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं, तो अगर साइकोलॉजिकल एचआर के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो आपके लिए एक अनलिमिटेड स्कोप खुल जाता है कंसल्टिंग का, जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एट हायर पोजीशंस, लोअर पोजीशन, लेबर पोजीशन, मशीन वर्कर्स, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री को इन बेटर ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन. पांचवा जो एरिया है जहाँ की हमारा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, वो है सर्टिफिकेशंस, आईएसओ, एनर्जी ऑडिट. तो मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट आए कि सर मुझे बताओ, उसने एमएससी बायोटेक करी थी, तो उसको मैंने सीएस करा. मैंने कहा ये एक पेन पॉइंट है, आप देखो अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है. उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ दैट ही इज अ सर्टिफाइड आईएसओ सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट. He got an award from the MSME ministry, and he has hired around 10 people now. He has entered into this certification full time. और बिकॉज हम क्वालिफाइड होते हैं, हमें आदत होती है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, पेपर्स चेक करने की, सीट पे बैठने की. तो इस तरह का जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेनुअस वर्क होता है, टीचर्स को या फैकल्टी मेंबर्स को करने में उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि हम इसी में ट्रेंड है. बट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है. तो आईएसओ सर्टिफिकेशन, एनर्जी ऑडिट, जितनी भी सर्टिफिकेशन है, इसमें अगर आप जाते हैं और इस इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसल्टेंसी एरिया खुल जाता है. अकाउंट्स की मैनेजमेंट के अंदर कंसल्टेंसी देना, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड lucrative area. Then arbitration and conciliation for dispute resolution. We have so much disputes taking place. So अगर आप किसी भी arbitration and conciliation center को ज्वाइन करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे हेल्प करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. और खास करके आजकल हमने देखा है कि मैरिड कपल्स में बहुत सारी डिस्प्यूट है, which leads to lot of unhappiness. It burdens the courts also. So when I was doing my law at Punjab University,
So we were very happy to know that one of the faculty who was taking our classes, he told us the application of law, and he says ki this was almost I completed my law in 2010, 14 years ago. At that time, he was volunteering his services for reconciliation of couples who were facing disputes in the family. And he told us with pride that they have solved positively more than 200 disputes. So they have prevented families from getting broken by utilizing their conciliation skills. So arbitration and conciliation is one area where the society is facing a lot of pressure and where we can contribute very positively. And free legal aid is there. The best part is these are very short-term courses where you can undergo training, and you need not do a degree in law, but you can be a certified arbitrator. Then there's a new concept which is coming, which is known as happiness index. It's a very innovative concept. You can search on Google. I believe Bhutan has one of the highest happiness index in the world. So this concept is gradually coming to the workplace in industry, that how do we improve the productivity of our industries using the same people and the same resources. So one concept which was very interesting was how to by improving the happiness index. Happy people are more productive people. So you can work on the concept, and you can tell industries that we can help you to improve the happiness index. So model can be worked out. Then floriculture, horticulture, food processing, and waste management. These are other areas which are very practical and pain points for everybody. So those people, botany, zoology से जो हैं, yeah, they want to give consultancy. This is one area. Mental health is becoming a very big issue since post-COVID. We have faced a lot of challenges. So there are companies who want to, under the corporate social responsibilities or even otherwise, they want to maybe start a suicide helpline, marriage counseling helpline. So these are already existing also. So faculty members, depending upon their interest, they can explore and see, uh, you know, how they can contribute. Then blood donation camp organization. Again, it is an activity where somebody may like to engage you on a professional basis. मान लो उनको 12 या 15 या 50 blood donation camps करने हैं, so they need somebody to organize it. So there the faculty can help and charge for the consultancy. Then promoting student placements in coordination with HR departments of industry. तो ये भी एक बड़ा मेजर एक्टिविटी है, जिसके अंदर आप अगेन to source manpower, you can be associated as a consultant with some HR private industry also. अपने domain expertise related आप consultancy दे सकते हैं. Data collection and survey conducting. This is again a very big area of consult. So my initiative for unlimited consultancy opportunity is a small initiative, a Bank of Patents. It is my initiative to bring the industry and academia together. So Bank of Patents में MBA लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं. And it's a very big platform which is in the initial stages. It deals with technology transfer and licensing. So I invite the faculty to come on board with the Bank of Patents and maybe take it forward. It's an open platform. You can visit it also. So in conclusion, I would like to say that consulting should add value and not replace your teaching. Please don't run after consulting at the cost of your teaching and administrative duties. It is a common mistake many make and realize afterwards when reputation gets spoiled. Remember, your first responsibility is towards your employer and to your students. Consultancy is an add-on, not a replacement. After you retire, it can become full-time. Do it for fun. Money, respect, and recognition will automatically follow. So, thank you very much for your attention. We are now open for questions. Thank you, sir. Dear participants, the session is open for discussion. So, you can ask your queries from Dr. Chip. Sir, I have one query, like if faculty goes for delivering expert sessions, can we count the same under consultancy in any of the way?
No, actually, the consultancy would be actually this would have Sir, you are not audible. Uh, Ma'am, is sir audible to others? No, no. I think there is I signal break. Yeah, his connection is lost, I Yeah. suppose. We will wait. I think he will rejoin. Yes, ma'am. Other participant may write their question in the chat box or may ask by unmuting. There is a query from Mr. Amit, Professor Amit, I suppose. No? कॉल करती हूँ सर. सर ना दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ. Okay, ma'am. लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया. Yes, am I audible, please? Yes, sir, perfectly. Yeah. Please tell me. I think there was a question. Sir, actually, I And have yeah, asked. the question was that if you are delivering a lecture, actually it will be defined in your consultancy policy. So this is a very common question. Normally, we would not consider a lecture as a part of consultancy. So consultancy would be when you would be, helping somebody substantially. But when I was at Niper, we were told by the director that these lectures are not part of consultancy. So you are delivering the lecture, you will get a leave work leave to deliver the lecture, and the expenses of airfare and going and delivering the lectures will be borne by the industry. But it was never a part of the lecture, was not a part of consultancy. Now, when you are framing the policy, I think this issue can be addressed by your principal. Okay. So So, we'll check with the model consultancy policy also. You have raised a very valid point because everybody is delivering lectures. They may be online also. Now, supposing an industry asks you कि सर हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए एक लेक्चर दीजिए हमारे एम्प्लॉयज के लिए, और आप एक ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करते हैं, वो कंसल्टेंसी माना जाए? sir, if we deliver a session in, say, one of our faculty delivers a session in any of the university, and they are paid for the same, and there is sharing of college as well as faculty for that honorarium, for that money, then can we consider it in consultancy? या उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी डेप्थ बढ़ा दें एंड कॉल इट अ वर्कशॉप. Yes, sir, the same is there. Like whenever you go as a resource person for a workshop, फॉर वर्कशॉप, for तो knowledge, लेक्चर उसका पार्ट हो जाएगा. for knowledge transfer. हाँ है ना? जी. Yeah, because हमने क्या करा था, when I was delivering lectures, ये conflict आया and I was losing out on the adding points in my ACR for the consultancy. So फिर मैंने जब इसका solution पूछा तो solution ये निकला कि I introduced some practical sessions and we classified it as a workshop. Okay. So उसमें ऑनरेडियम resource, मैटर करता है क्या, कि हाउ मच इज द ऑनरेडियम, क्या ये मैटर करता है? हाँ जी, बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं एकेडमिक से था
तो हमारे यहाँ जो उस समय ऑनरेरियम था वो बहुत कम था, 500 रुपीज या 1000। और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टेज ये हो गई थी कि रिवाइज नहीं हुआ, तो आई वेंट फॉर अ लेक्चर, दे गेव मी 200 रुपीज। सो वो रिवाइज ही नहीं हुआ था। और जब मैं आज से 15 साल पहले, 2004 की बात है या 5 की, मैं एक इंडस्ट्री में गया और वहां पे जो ऑनरेरियम था वो 20,000 था। तो इट वाज माइंड बॉगलिंग जो रेंज थी मनी की। बिकॉज वहां पे जो फार्मा के अंदर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे थे वो मिनिमम 10,000 थी पर डे। और एक तरफ आपको 500 या 1000 ऑनरेरियम मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 20,000 मिल रहा है 2 डेज का या 10,000। तो उसमें जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं उसका ऑनरेरियम यूजीसी ने फिक्स करा है या आपके कॉलेज ने फिक्स करा हुआ है, वो एक डिफरेंट चीज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो सेंट्रली फिक्स्ड है। मतलब यूजीसी के नॉर्म्स हैं, या जिस प्रोजेक्ट में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं वहां पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि कितना ऑनरेरियम देंगे। बट अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं और कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 2 दिन की वर्कशॉप करेंगे, हाफ डे वर्कशॉप करेंगे एटिकेट्स एंड मैनर्स पे, वहां कोई लिमिट नहीं है। आपने नेगोशिएट करा, उनको आपकी वर्कशॉप पसंद आई, दे कॉल यू अगेन ऑल्सो। सो यू कैन हैव अ बुकिंग फॉर 10-15 वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो वो जो चार्जेस हैं उसमें आप पूछ सकते हो कितनी वर्कशॉप्स करानी है, क्या उसकी डेप्थ है, क्या लेवल है। तो वो आपको नेगोशिएट करके फिक्स करके फिर एग्रीमेंट साइन करना है। सर ऐसा है जैसे कंसल्टेंसी पॉलिसी में इफ इट इज रिटन ओवर देयर लाइक अंडर ESR education social responsibility, if the college professors are going to the school for career counseling free of cost, should we count that? हाँ, नो, दैट विल नॉट बी, It is not there. If दैट we दैट have विल बी, collaboration, signed agreement and collaboration, even then it is not counted. नो, बिकॉज जैसे एनएसएस है, कुछ चीजें हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज दे सकते हैं अंडर सब मिशन। मान लो कोई शिक्षा मिशन है या उसके अंदर आपको ड्यूटी असाइन कर दी, तो वो कंसल्टेंसी नहीं मानी जाएगी। मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और आपकी ड्यूटीज के स्कोप के बियॉन्ड जो आप कर रहे हो वो कंसल्टेंसी माना जाएगा। And if the same is paid, then we can count. हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि पे कौन कर रहा है। बट जनरली अगर आप पेपर चेकिंग कर रहे हैं और उसके लिए आप पेड है पर पेपर, वो कंसल्टेंसी में नहीं नहीं नहीं, आएगा। वो नहीं मानी जाती। करियर काउंसलिंग के लिए अगर प्रोफेसर स्कूल्स में जा रहे हैं और दैट इज पेड तो मानी बाय द जाती। स्कूल, हाँ, दैट इज पेड बाय द स्कूल, यस। हाँ, वो कंसल्टेंसी मानी जाएगी। ओके। बिकॉज उसके अंदर उन्होंने आपकी प्रोफेशनल सर्विस ली, और अगर आप फ्री दे रहे हैं इट इज ओके। बट अगर आप टोकन अमाउंट भी चार्ज करते हैं तब भी वो कंसल्टेंसी मानी जाएगी। ओके, देयर इज क्वेश्चन इन द चैट। I'll just open it. या मैम विल रीड आउट। Sir, Amit question. Kapoor, Yes, sir. how to approach someone like an IT company for content writing work as a consultancy? Will college talk to that IT company or who? Yes, I think ये एक प्रिंसिपल की तरफ से अगर आपके यहाँ कंसल्टेंसी पॉलिसी लॉन्च होती है तो यू कैन गेट इट रिलीज्ड बाय सम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके यहाँ प्रोमिनेंट आईटी कंपनीज हैं उनके सीईओ को आप बुला के एक छोटा सा फंक्शन करके रिलीज करा सकते हो। सो दिस वे यू कैन हैव कनेक्शन विद द इंडस्ट्री। सो उसके बाद एक बार पता लग गया तो इजी हो जाता है। इसमें मेरा जो सजेशन है डॉक्टर नीना के लिए, वो ये रहेगा कि जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो उसमें प्लीज थोड़ा हाइप क्रिएट करें। बिकॉज जब भी हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, नई गाड़ी भी आती है, तो एक बार तो उसको वो पूरा घुमाते हैं शहर के अंदर, राइट, कि ये लॉन्च हुई है चीज। तो अगर हम उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना। जी। टीचर्स के लिए शुरू में यही चैलेंजिंग है कि वो कैसे अपना कंसल्टेंसी किस में दे सकते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करें, या ट्रांजिशन उनके लिए थोड़ी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में ट्रांजिशन, क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन की आदत पड़ी होती है। वो आप ठीक कह रहे हैं कि शुरू में यही कि उन्हें लगता है कि पढ़ाना, पेपर चेक करना ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, एंड उन्हें एनकरेज करना कि दे शुड गो टुवर्ड्स दिस। हाँ जी, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज बट ये रिवॉर्डिंग काफी होता है। बिकॉज मैंने अपने सभी लेक्चर्स में ये कहा है कि नॉलेज और स्किल दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप अगर स्विमिंग की बुक्स पढ़ें तो आपको पूरी स्विमिंग की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन अगर हम आपको पूल में फेंक दें तो आप 100% डूब जाओगे क्योंकि आप में स्किल नहीं है स्विमिंग की।
तो जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे से बिल्कुल अलग है, मैं बायोकेमिस्ट हूँ। बट अब मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही है, मैंने देखा है दो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, वन इज इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज साइकोलॉजी। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इकोनॉमिक्स का। जो भी आपके फैकल्टी हैं वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, रिटर्न किस में ज्यादा आएगी। तो हम जितने टेक्निकल साइंसेज से लोग हैं, हमने कभी मनी की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाई करते हैं। हमें कुछ लोग मिले जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि हाउ टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट, प्लान योर रिटायरमेंट। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया पैसिव इनकम का। मेरे लिए ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट था कि ये पैसिव इनकम क्या होती है। तो कहता पैसिव इनकम वो होती है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से प्लान करी कि आप नहीं भी जॉब कर रहे तो यू गेट सम रिटर्न एवरी मंथ। तो मैंने कहा ये तो मैजिक हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि देयर इज समथिंग नोन एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यू पे अ स्मॉल अमाउंट। और मैं साइंस बैकग्राउंड से था और मेरे साथ एक आर्ट्स का पर्सन बैठा हुआ था, और उनकी एडवाइस को लेते हुए हमने शुरू करा। और हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत सारे बैंक्स की तरफ से फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने के लिए बहुत सारा पैसा है। और मैं आपको नीना जी एक चीज बताता हूँ, फाइनेंशियल पेन से वर्स्ट पेन कोई पेन नहीं। आप कोई चीज नहीं करना चाहते, रिटायर होना चाहते हैं, बट आपकी लायबिलिटीज इतनी है कि आपको फाइनेंशियल पेन है और आप फोर्सेबली कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के अंदर जब उन्होंने देखा, हम इलिटरेसी की बात करते हैं, यू विल फाइंड PhDs हु आर फाइनेंशियली इलिटरेट, आई एम वन ऑफ देम। मैं शेमलेसली विदाउट एनी वो कह सकता हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। Most of the person from science background and even humanities, they never bother most of the time. हमें ये पता होता है LIC करवा लो, हाँ, FD करा लो, ये कॉमन चीजें पता होती है। ये कॉमन चीजें हैं। बट फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करना इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। अब तो इसीलिए ना +2 की क्लासेस में स्कूल्स में भी मैंडेटरी हो जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी के। आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, स्टूडेंट्स भी ना। तो हाँ, हमारे वो टाइम हमारे में से नहीं ज्यादा होता अवेयर है। था, इतना नहीं होता था हमारे टाइम। म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको एक हमारे पास एक कंसल्टेंट आए, उन्होंने हमें एक रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट बताया, जो कि आजकल की हमारे सोशल डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो बच्चे बाहर थे पेरेंट्स के, एंड पेरेंट्स को कैश की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बच्चे कैश भेज नहीं रहे थे, उनके पास एसेट्स थे, घर थे, विच वर वर्थ करोड्स, बट डेली राशन के लिए और एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं थे। सो हमने ये देखा कि कुछ इनोवेशन चीज चाहिए थी। इट वाज लीडिंग टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एम्बेरसमेंट फॉर द चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन आया कि हम जो अपनी नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, राइट? हमारे आगे बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, एज टीचर हम चैलेंज लेके उनको पढ़ाते हैं और पास भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चैलेंजेस नहीं लेते। अब एक मैनेजर थे, उसने देखा कि दिस वाज नॉट वन केस, इट वाज रनिंग इनटू थाउजेंड्स, इट वाज अ सोशल मैलिस, प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, रिवर्स मॉर्टगेज क्या है कि आपने जो प्रॉपर्टी है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, बच्चे पैसे नहीं भेज रहे, या ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आपके पास है ही नहीं कुछ। रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर उन्होंने क्या करा कि प्रॉपर्टी को सेल नहीं करा, बैंक के पास उसको मॉर्टगेज कर दिया, और पर मंथ उसने 50,000 1 लाख देना शुरू कर दिया टू मीट द एक्सपेंसेस। अब उस पर्सन की डेथ होगी, तो जो उसके लीगल हेयर्स आए, वो उन्होंने क्या करा, बैंक को जो पैसा था विड्रॉ हुआ प्रॉपर्टी सेल कर दी, लोन वो रिवर्स मॉर्टगेज क्लियर कर दी और बाकी बैलेंस ले लिया। लेकिन जो ओनर्स थे, दे वर एबल टू लिव विद डिग्निटी, दे डिडंट हैव टू बेग फॉर मनी। तो रिवर्स मॉर्टगेज का हमने देखा इंडिया में कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस नहीं थी, उसमें बहुत सारा सोशल स्टिग्मा अटैच था, देयर वाज डिपेंडेंस अपॉन अदर्स। तो जब इसका अवेयरनेस शुरू हुई तो मैं उस मैनेजर से मिला, आई मेट हिम अराउंड 4-5 मंथ्स अगो। मैंने कहा सर, ये कह रहा है कि सर नहीं, अब कैचअप हो गया, अब बहुत सारी रिवर्स मॉर्टगेजेस आ गई है मेरे पास। सो जो हमने ट्रेंड चेंज देखा, सोशल चेंज, मुझे लगता है कि वी कैन बी एक्चुअल सोल्जर्स ऑफ चेंज, वी कैन बी द चेंज मेकर्स, बिकॉज हमारे जो सोसाइटी है बहुत डायनेमिक है, और जो सोशल चेंजेस आते हैं वहां पे टीचर्स का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल हो सकता है, वी कैन प्ले अ वेरी, और कंसल्टेंसी भी है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग हमारा रोल ब्रॉडन हो जाता है।
इसमें सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कुछ एज ए टूल प्ले करते हैं, लाइक फॉर हाँ जी, ब्रांडिंग एंड ऑल दैट। हाँ जी, उसके अंदर हमारे फैकल्टी जो सेवी हैं, अब अगर हमें कोई प्रमोशन करानी है, हमें नहीं पता, आपके यहाँ कंप्यूटर साइंसेज है, बच्चे बहुत तेज है, तो वो भी प्रोजेक्ट्स हम आपको आउटसोर्स कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्रमोशन मे बी फॉर 1 मंथ, मंथली बेसिस पे आप कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। आप कुछ स्किल कोर्सेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा स्कोप है जहाँ पे अगर कोई करना चाहे तो इंडस्ट्री की बहुत हेल्प हो सकती है। आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया के अंदर सम ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, उनकी वेबसाइट नहीं है। तो मैंने कहा वेबसाइट क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, और उनको कंटेंट राइटिंग नहीं हो रही है। तो मैंने ये देखा कि जब आप जाना शुरू करोगे इंडस्ट्रीज में, आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट कनेक्शन नहीं बन पा रहा। सर कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे कंसल्टेंसी ज्यादा वायबल है, ऐसा कुछ है आपका एक्सपीरियंस? मैम मेरा मुझे लगा कि जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक्स है, मतलब बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मनी, तो मनी को लेके आप कुछ भी टिप्स देते हैं जिनका साइंटिफिक रैशनल है, आपके पास लाइब्रेरी है, बुक्स है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप टीम्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो इकोनॉमिक्स एक है, साइकोलॉजी एक है, इंग्लिश एक है, और आपका पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, प्रेडिक्शंस है। तो ये बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, नॉलेज तो हमने डेवलप कर ली, स्किल नहीं डेवलप हुई उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तो कंसल्टेंसी खुल जाती है। क्योंकि जब हमने कंसल्टेंसी स्टार्ट में सुना था काफी टाइम पहले, सिर्फ हम साइंस के बारे में ही सोचते थे, प्रैक्टिकल्स के बारे में सोचते थे, टू अच्छा, गिव नहीं नहीं, ऐसा विद उल्टा है। द पैसेज ऑफ टाइम इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटीज। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ह्यूमैनिटीज एंड इम्पोर्टेंट। बिजनेस। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अभी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया सर, आपने खुद ही अपने सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया मुझे लगता है कैंडिडेट्स का, और बहुत ही परफेक्ट आपका लेक्चर था और बहुत इंसाइटफुल था डॉक्टर रुचिका। Yes, thank you so much, sir, for such an informative and thought-provoking session. Your insights on how to enter into consultancy, the legal scope of consultancy for faculty, and the mutual benefits it offers to both teachers and institutions, they have truly broadened our understanding. The way you emphasize the improvement in teaching through practical exposure, it was especially valuable and motivating for all of us. So, on behalf of Gobinder Public College, Alor Khanna, I extend our heartfelt gratitude to you, sir, for taking out time from your busy schedule to share your expertise with us. I also express sincere thanks to our respected principal, Dr. Neena Sekpachni, for her continuous guidance and for organizing such meaningful academic interactions for her faculty and for outside faculty as well. A special thanks to all the participants for joining with us and making today's session engaging and successful. With this, we formally conclude today's webinar. Thank you, everyone, and have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar to all. Have a blessed day. Thank you.